Yes, students, let's begin. So we have two types of capital markets that we have discussed yesterday. One was primary market. We discussed its meaning. Whenever the company wants to launch the new shares or any type of new security, company will be issuing it with the help of primary market. Primary market was also named as new issue market, right? So thereby the dealing will be with the investors and company. Direct company और investors के बीच dealing होगी. But whenever the old securities are to be sold and purchased, then we reach or we have an access to stock exchange, which we call secondary market. So secondary market में second hand securities का लेन और देन होता है, means exchange होता है, means sale और purchase होती है. ठीक है, तो हमारे पास इसकी एक definition है. हमारे इंडिया में सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था जिस साल हमारा पहला कंपनीज एक्ट बना था इन द सेम ईयर, दैट इज 1956. So as per that Securities Regulation Act, we have a definition of stock exchange. He says stock exchange means any body of individuals like you and me. ठीक है, individuals हो सकते हैं, artificial persons हो सकते हैं, जब वो मिलके, जैसे सारे बंदे मिलके एक कंपनी चलाते हैं, उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप, इसकी डायरेक्टरशिप इंडिविजुअल्स के हाथों में हो सकती है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. आप चाहो तो इसे कंपनी की तरह रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. इवन अनरजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में आल्सो वर्क. ठीक, इनकॉर्पोरेटेड मींस रजिस्टर्ड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, ये कल भी हमने डिस्कस किया था. फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग मींस हेल्प करना, रेगुलेटिंग मींस चेक रखना कि जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसे डिसिप्लिन में रह के कंपनीज काम कर रही है कि नहीं. और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग. बाइंग और सेलिंग की जगह ही इज यूजिंग अ वर्ड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. मींस उनके ऊपर एक कंट्रोलिंग हैंड रखना, उसको सुपरवाइज करना कि जो भी ये डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज का प्रोसेस है अच्छे ढंग से चल रहा है कि नहीं. तो फॉर दैट पर्पस वी मेड एन इंस्टीट्यूशन व्हिच वी कॉल स्टॉक एक्सचेंज. नाउ किसी भी कंट्री का अगर स्टॉक एक्सचेंज अच्छी तरह से डेवलप है, लाइक मैंने बोला था, आवर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज आल्सो और वर आल्सो टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द फुटपाथ्स ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. तो पूरे वर्ल्ड में न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे डेवलप्ड माना जाता है. ठीक है, तो किसी भी कंट्री का अगर स्टॉक एक्सचेंज अच्छी ढंग से फंक्शनिंग कर रहा है, अच्छी तरह से डेवलप्ड है, तो वी एज्यूम दैट इज एन इकोनॉमिक पैरामीटर. मींस उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी ही हो रही होगी. तो स्टॉक एक्सचेंज का डेवलप होना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी इंडिकेटर होता है. इसलिए एफिशिएंट फंक्शनिंग और इसके ऊपर कंट्रोलिंग हैंड होना बहुत जरूरी है. वी हैव अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मींस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो अगर आपने पुरानी सिक्योरिटीज खरीदी हुई हैं और अब आप उन्हें बेचना चाहते हैं, मींस आप उसे कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू कैन हैव एन एक्सेस टू द स्टॉक एक्सचेंज. वहां पे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को आप अपॉइंट करते हैं, आप उनके साथ सारा एग्रीमेंट फाइनलाइज करते हैं, तो वो ब्रोकर्स आपके पुराने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं. मींस आप अगर अपने पुराने शेयर बेचना चाहते हैं तो इट कैन ओनली बी सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सेकेंड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. आपने डेली न्यूज में आता है या CNBC चैनल है हमारे पास, हमारे डिश टीवी के ऊपर, कि डेली शेयर्स के प्राइसेस अप और डाउन होते हैं. देन हाउ दैट प्राइसेस आर बीइंग डिसाइडेड, दो इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन, और टॉप 100 कंपनीज के प्राइसेस की एवरेज निकाल के कोई फॉर्मूला अप्लाई करके हाँ डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स के अप और डाउन प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है इन्वेस्टर्स को. तो दिस ऑल इज बीइंग डन बाय स्टॉक एक्सचेंजेस ओनली. तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी के शेयर्स रजिस्टर्ड है, वही स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी के प्राइसेस को डिस्क्लोज करता है. ठीक है, वैसे हमारा इकोनॉमिक्स का फंडा क्या कहता है, whereby demand and supply are intersecting, thereby the price, ऐसे बनाते हो ना डायग्राम, प्राइस कैन बी डिसाइडेड. जहां पे किसी भी कमोडिटी का डिमांड और दिस इज डी एंड दिस इज सप्लाई. ठीक है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे उस कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है. तो कुछ ऐसा फंडा भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस को डिटरमिन करने के लिए. ठीक,
तो आपको अगर पता लगाना है कि जिस कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, आपकी पोजीशन में है, उसका क्या रेट एट प्रेजेंट चल रहा है, यू कैन हैव एन एक्सेस टू द स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस। स्टॉक एक्सचेंज का डेली का इंडेक्स निकलता है भाई डिफरेंट कंपनीज के प्राइसेस का, तो यू कैन रेफर दैट एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि आपके पड़े हुए शेयर्स का प्राइस बढ़ा है कि कम हुआ है। देन सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज आपको एक तरह की सिक्योरिटी और सेफ्टी देता है। यू नीड नॉट टू वरी कि आपका पैसा डूबने वाला है। आपके पैसे की 100% सिक्योरिटी होती है स्टॉक एक्सचेंजेस में। किसी भी तरह की मैनिपुलेशन को अवॉइड किया जाता है और आपके पैसे की कन्वर्टेबिलिटी या आपके शेयर्स की इजीली कन्वर्टेबिलिटी हो जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस आर आल्सो देयर टू कंट्रोल द मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। मींस कंपनीज कभी भी इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ किसी भी तरह की कोई घपलेबाजी नहीं करेगी, कोई धोखाधड़ी नहीं करेगी, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज का उन कंपनीज के ऊपर 100% कंट्रोल रहता है। और भी हम लोगों ने कंट्रोलिंग बॉडी बना रखी है इंडिया में विच वी कॉल सेबी। तो सेबी का मीनिंग एंड उसके फंक्शंस भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। दैट आल्सो वी विल पिक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। ठीक है, तो सेबी की हेल्प से स्टॉक एक्सचेंजेस में आपका इंटरेस्ट एज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्ट किया जाता है। किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होती। मैंने स्टार्ट इसी से किया था, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज डेवलप्ड है और अच्छी तरह से काम कर रहा है, अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ लॉट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट नेशन। तो जिस कंट्री में स्टॉक एक्सचेंजेस अभी नए नए बने हैं और अच्छी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर रहे, वहां पे लोगों को भी डर है अपना पैसा इन्वेस्ट करने में। उनको पता है कि हमारा पैसा पता नहीं कैश में कन्वर्ट होना है कि नहीं, इफ वी विल बी इन्वेस्टिंग आवर सेविंग्स इनटू शेयर्स। सो इन दैट केस दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट नेशन विल आल्सो बी फ्लक्चुएटिंग। लेकिन जिस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंजेस अच्छी तरह से डेवलप हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, that will indicate or that will be a parameter for the economic growth of that particular nation. Spreading the equity cult, ये कुछ नए टर्म्स हैं आपके लिए। Spreading the equity cult, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर्स है ना, और कल्ट का मतलब है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। घर बैठे बैठाए आपको आपके शेयर्स के बारे में डाउनफॉल और इंक्रीज इन इट्स प्राइसेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस डेली अपने इंडेक्सेस ऑफ शेयर्स निकालते हैं और जिन इन्वेस्टर्स ने उन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया होता है उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। जरा देखना, लाइन यही लिखी है, द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल इन ensuring wider share ownership by regulating new issues, better trading practices and taking effective steps in educating the public about investment. कल्ट का मतलब डिक्शनरी में भी देखोगे तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन ही है। इंटरेस्टेड पार्टीज को एडुकेट करना, बताना कि कौन कौन से शेयर्स अवेलेबल हैं, उनके प्राइसेस में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डाउनफॉल हो रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जब पब्लिक तक पहुंचती है, so a major function our stock exchanges are performing which we call spreading the equity cult, providing scope of speculation. Otherwise the word speculation, जैसे हम हिंदी में सट्टेबाजी कहते हैं, इनलीगल सा लगता है ना, but it's not like gambling. Gambling is illegal, speculation is not like that. Speculation to some extent is permissible or legal. ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको स्पेकुलेशन का एक स्कोप प्रोवाइड करता है। स्पेकुलेशन का आम भाषा में मतलब क्या होता है, व्हेन यू इंक्रीज योर वेल्थ विदाउट एनी हार्ड वर्क, मींस बिना मेहनत किए जब आप अपने पैसे को डबल और ट्रिपल करते हैं तो वो स्पेकुलेशन है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको ऐसा एक मौका प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने अगर 5 साल पहले शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और आज उस शेयर का प्राइस अगर डबल या ट्रिपल हो गया है, तो बैठे बैठाए आपकी वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट या तो आज 10 लाख की हो गई है या 15 लाख की हो गई है। तो स्पेकुलेशन का एक स्कोप प्रोवाइड करता है टू अ लिमिटेड स्केल, लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, स्पेकुलेशन वैसे सट्टेबाजी कई बार माना जाता है कि इट्स इलीगल, जब बैटिंग लगाते हैं, या हमने सुना स्पेकुलेशन इन क्रिकेट और डिफरेंट मैचेस होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में अगर ये स्पेकुलेशन होता है और टू अ परमिसिबल लिमिट, तो वो लीगल ही माना जाता है। देखना इसने कैसे एक्सप्लेन किया है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्कोप विदिन, यस उसने लिखा ना, विदिन द प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ को फॉलो करते हुए आपको स्पेकुलेशन का स्कोप प्रोवाइड करता है
for speculative activity in a restricted and controlled manner. It is generally accepted that a certain degree of healthy speculation is necessary to ensure liquidity and price continuity in the stock market. कहता आमतौर पे ये माना जाता है कि कुछ लिमिट तक स्पेकुलेशन जरूरी होता है, क्योंकि उसी स्पेकुलेशन के कारण आप अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और प्राइस की कंटिन्यूटी मींस प्राइस का बढ़ना और कम होना वो सर्कल सा चलता रहता है, क्योंकि स्पेकुलेशन अगर नहीं होगा तो nobody is going to invest in the market. फिर अगर फिक्स्ड रिटर्न ही मिलना तो why not to invest or deposit your saving in the bank? ठीक है, स्पेकुलेशन है तभी तो लोग, मतलब रिस्क अगर ज्यादा है तो गेन भी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस तरह का कुछ फंक्शन भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ऐसे इसमें हमारी हेल्प करता है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर और स्टेप्स इन ट्रेडिंग है, वो हमारी बुक में ऐसे ही पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। आई विल बी doing that topic or covering that topic from some private author book. For that, firstly I will be sharing the notes with you and then we will be doing that topic. उससे पहले, उसके बाद हमारे सिलेबस में सेबी है, ये डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज नहीं है हमारे सिलेबस में, एनएससी भी नहीं है हमारे सिलेबस में, काट दो, बीएससी नहीं है हमारे सिलेबस में, क्रॉस दैट, सीधा पेज नंबर 286 पे आ जाओ, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शंस हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो लास्ट वाले 2 और 3 पेजेस, चैप्टर खत्म होने वाला है, सिर्फ ट्रेडिंग प्रोसीजर है, जिसके नोट्स पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फिर नोट्स में से मैं करवाऊंगी। फिर नोट्स के साथ अगर आप अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू, राइट? सो लेट्स बिगिन द न्यू टॉपिक, दैट इज सेबी। Securities and Exchange Board of India. Its full form is Securities and Exchange Board of India. Done? अगर मैं इसके बारे में एक लाइन में इसे डिफाइन करूं तो आई विल बी कॉलिंग इट, इट इज अ वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। जैसे डॉग एक फेथफुल एनिमल माना जाता है और अपने मालिक के घर की रखवाली करता है, उसी तरह से हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का रखवाली करने वाली इंस्टीट्यूशन है वो सेबी है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में वर्किंग कैसे चल रही है, वहां पे कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के साथ कोई हैरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में 1992 में एक नेशनल लेवल बॉडी फ्रेम करी गई, कॉन्स्टिट्यूट करी गई, जिसे हम नाम देते हैं सेबी। इससे पहले हमारे इंडिया में नेशनल लेवल की कोई बॉडी नहीं थी जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे अपना होल्ड रख सके, कंट्रोल रख सके। ये 1992 ईयर एक ऐसा ईयर था जिसमें हर्षद मेहता का केस और उसकी स्टोरी फेमस हुई। हर्षद मेहता ने स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग्स को घुमा के रख दिया, सिंगल पर्सन ने कैसे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल किया और कैसे मैनिपुलेशंस करी, कुछ शेयर्स खरीद के कंपनी के शेयर्स के प्राइस आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दिए और हुंडीज और बैंक से लोन लेके उसको शो नहीं किया बैंक्स के अकाउंट में। मींस इस तरह की घपलेबाजी, जिस किसी ने भी स्कैम 1992 देखा होगा दे विल बी फेमिलियर। और एक गुरु मूवी है अभिषेक बच्चन की, उसमें भी सारा कुछ इसी के बारे में बताया गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग के ऊपर 1992 से पहले कोई भी कंट्रोल नहीं होता था। ये वही साल था जिस साल में हमारी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट की तब, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि नहीं, देयर इज अ बिग लूप होल। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी मनमानी कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग्स को लेके, तो हमारे पास एक ऐसी बॉडी जरूर होनी चाहिए जो इसकी वर्किंग के ऊपर कंट्रोल रखे, इसको रेगुलेट करे। देखना क्या लिखा है इसने, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on 12th April 1988. He's saying 1988. हाँ, नीचे आके लिखेगा वर्किंग एक्चुअली 1992 में स्टार्ट हुई एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। मींस इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग्स को रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी खोली तो गई। इट वाज टू फंक्शन, कब इसको
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑर्डर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स पे काम करना था। 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, आपको करवाया होता है +1 में टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। एक होती है आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, और एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे रेलवे, ठीक है, आरबीआई। इनके अलग से एक्ट बनते हैं, तो इनके एक्ट में इनके पार्ट्स और इनकी ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया जाता है। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी अदर एजेंसी, दे आर द ऑटोनोमस बॉडी। इनको अपने एक्ट के अकॉर्डिंग जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। 88 में ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में थी। 4 सालों के बाद रियलाइज किया गया कि इसे एक ऑटोनोमस बॉडी बनाना चाहिए, तो 1992 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया थ्रू एन ऑर्डिनेंस। हमारे पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। द ऑर्डिनेंस वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसका एक्ट का नाम रखा गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। यही बना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो इस साल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह एग्जिस्टेंस में आई। तो nowadays it is a statutory body because it has its own parts, it has its own duties, and that all are mentioned in its act. तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। क्यों खोला गया इसे, what were the reasons? So we need to read this history. हिस्ट्री हम जरूर पढ़ेंगे ताकि हमारे मन में एक आइडिया सा बैठ जाए कि yes, it was the basic requirement. That's why SEBI came into existence. That's why SEBI was established by our Indian government. Let's read that. Capital market has witnessed a tremendous growth during 1980s, characterized particularly by increasing participation of the public. 1980s एक ऐसा इरा था जिस साल में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुई पब्लिक की स्टॉक एक्सचेंज में। लोगों का स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। दिस एवर एक्सपेंडिंग इन्वेस्टर्स पॉपुलेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेड टू वैरायटी, क्योंकि लोग स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लग पड़े थे। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई उससे कहीं ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस में घपलेबाजियां और धोखेधड़ियां होनी शुरू हो गई, विच वी कॉल मल प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुरू हो गई ऑन द पार्ट ऑफ कंपनीज। कंपनीज ऐसे ही अनाउंस कर देती थी वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर कंपनी, तो लोगों का सारा पैसा जपत हो जाता, बैठे बैठाए लोगों के शेयर्स की वैल्यू 0 हो जाती थी। दो द कंपनीज वर रनिंग फाइनेंशियली गुड, लेकिन क्योंकि वो पैसा हड़पना चाहते थे तो 6 महीने कंपनी को चलाया, 7th मंथ में कंपनी को बंद कर दिया, तो कंपनीज के पार्ट पे ऐसी घपलेबाजियां होनी शुरू हो गई। ब्रोकर्स ने लोगों को चीट करना शुरू कर दिया, मर्चेंट बैंकर्स ने ऐसी मैनिपुलेटेड एक्टिविटीज में इंडल्ज होना शुरू हो गए। द ग्लेयरिंग एग्जांपल्स ऑफ दीज malpractices include existence of self-styled merchant bankers, unofficial private placement। अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट अब मैंने आपको करवाया ही हुआ है। अनऑफिशियल मींस बिना शो किए आप अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ना बेच के अपने ही इंटरेस्टेड पार्टीज को, लाइक अपने ही डायरेक्टर्स को अंदर खाते अपने शेयर्स बेचे जा रहे थे। तो इस तरह से विच वॉज नॉट लीगली एक्सेप्टेबल, कुछ ऐसी एक्टिविटीज ने हमारी गवर्नमेंट को प्रॉम्प्ट किया कि नहीं, स्टॉक एक्सचेंजेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों का भरोसा उठ जाएगा हमारे इन एक्सचेंजेस से, इसलिए कोई नेशनल लेवल बॉडी जरूर बनानी चाहिए। कंपनीज ने रूल्स और रेगुलेशन को क्या करना शुरू कर दिया, डिनाई करना शुरू कर दिया। डिले इन द डिलीवरी ऑफ शेयर्स, लोग अप्लाई करते थे शेयर्स कंपनी की तरफ से, उन्हें अलॉटमेंट में देरी हो रही थी, या पैसे अल्टीमेटली शेयर्स के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। कुछ इस तरह की जब मिसलीडिंग एक्टिविटीज होनी शुरू हुई तभी सेबी का क्या हुआ, बर्थ हुआ। These malpractices and unfair trade practices have eroded इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, लोगों का भरोसा टूटना शुरू हो गया। लोगों को लगा कि ऐसे तो हमारे पैसे का कोई भी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। तो कुछ सालों में ही लोगों ने अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से निकालना शुरू कर दिया और बैंक्स में के डिपॉजिट्स को ही प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी। The government and the stock exchanges were rather helpless in redressing the investors' problem। ना तो गवर्नमेंट लोगों को भरोसा दिला पाई, ना ही स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से कोई ऐसी होप दिख रही थी। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर पीनल प्रोविजंस इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, वहां पे पनिशमेंट वगैरह वाला भी कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, एक्ट में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था।
in the view of above, the government of India decided to set up a separate regulatory body जिसका नाम क्या रखा गया, SEBI। तो सेबी को एक ऐसी बॉडी की तरह हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया, हमारी गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया, जिसका मेन फंक्शन क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस की वर्किंग के ऊपर कंट्रोल रखना। इवन कंपनीज जिन्होंने अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड करवाए हैं उनके ऊपर भी कंट्रोलिंग हैंड रखना। सो दिस वाज द मेन फंक्शन ऑफ सेबी। नाउ वैसे तो पर्पस, रोल एंड ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए, बट ही मेड अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर पर्पस दैट आल्सो आई एम गोइंग टू रीड, बिकॉज when we see the board exams pattern, वो किसी भी लाइन को पिक करके कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो it is a matter of only one paragraph that also I am going to read. Objectives तो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन है। पर्पस एंड रूल ऑफ सेबी, द बेसिक क्या पर्पस है, अभी तक आपको क्या समझ आया? फॉर विच पर्पस द सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस? टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, to keep a controlling hand on the working of stock exchanges, to regulate the functioning and working of public limited company whose shares have been registered or listed on stock exchanges। ठीक है, तो कंपनीज के ऊपर कंट्रोलिंग हैंड रखने के लिए, ताकि कंपनीज के मन में डर रहे कि कभी भी सेबी की तरफ से हमारी कंपनी की रेड हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंजेस के मन में भी डर रहे कि हमें सब कुछ लीगली क्या करना है, प्रेजेंट करना है, हम लोगों ने किसी भी तरह की मैनिपुलेटिव एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना, अदरवाइज हमारे स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। So that's why the SEBI came into existence. The basic purpose of SEBI is to create an environment to facilitate efficient mobilization and allocation of resources through the securities market. मेन पर्पस यही था कि लोगों के हाथों से अगर पैसा निकल रहा है तो उसकी प्रॉपर और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। The company should not manipulate the money or the saving or the hard earned money of the investors. Ultimately investors को भरोसा दिलाना है कि उनका पैसा सेफ है और विद इंटरेस्ट उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न के साथ उसकी क्या होगी, वापसी होगी। इट ऑल्सो एम्स टू स्टिमुलेट कॉम्पिटिशन एंड एनकरेज इनोवेशन। डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में कॉम्पिटिशन की स्पिरिट को जगाना, नई नई टेक्निक्स को इनोवेट करना, ये भी इसका मकसद था। ये डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को ट्रेनिंग भी देता है, उसके ब्रोकर्स को ट्रेन करता है कि कैसे फंक्शनिंग करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन दैट वे दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेटिव आइडियाज in the functioning of their stock exchanges. So this environment includes, कैसा environment होना चाहिए? Includes rules and regulations, institutions and their interrelationships, instruments, कौन कौन से यहाँ पे सेल और परचेज होंगे, किस तरह की प्रैक्टिसेस होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स किस तरह का इसका इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से काउंटर्स पब्लिक की हेल्प के लिए लगाए जाएंगे, कैसे कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू लोग शेयर्स की सेल और परचेज कर पाएंगे, ब्रोकर्स की ट्रेनिंग हम लोग कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे जाके डिटेल जब मैंने ऑब्जेक्टिव्स करने हैं तो सारा कुछ उसने यही डिस्कस करना है। दिस एनवायरनमेंट, ये ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो धोखाधड़ी के बिल्कुल परे है, जो इलीगल एक्टिविटीज को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता। सो दिस एनवायरनमेंट एम्स एट मीटिंग द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? इशुअर ऑफ सिक्योरिटीज मींस जिस कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा है, एंड मार्केट इंटरमीडिएरीज मींस योर ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स कैसे फंक्शन करेंगे, कंपनीज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस कौन से होंगे, और इवन इन्वेस्टर्स ने जो अपनी सेविंग लगाई है उनको भरोसा दिलाना कि उनकी सेविंग के साथ किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, दे विल गेट अ गुड रिटर्न इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड करना इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सो ही जस्ट ब्रीफ्ड इट अप। तीनों पार्टीज के लिए क्या, इशुअर का मतलब क्या है, द इशुइंग कंपनी। इशुइंग कंपनी के लिए रूल्स क्या है इसके, टू द इशुअर्स इट एम्स टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस। इशुइंग कंपनी के लिए क्या है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे जाके वो अपनी कंपनी के शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस और डिबेंचर्स लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर इशुअर इट एम्स टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड फॉर रेजिंग द फाइनेंसेस। मींस पैसा हैव से निकल के हैव नॉट्स तक आना है, तो इशुइंग कंपनी के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जिसकी हेल्प से वो लोगों से पैसा बोरो कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स मींस पब्लिक, जिसने पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए इसका मेन पर्पस क्या है, टू द इन्वेस्टर्स इट शुड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट। मींस उनका राइट प्रोटेक्ट करना है, उनकी सेविंग डूबनी नहीं चाहिए, उनको रिटर्न के साथ उनकी पैसे की वापसी होनी चाहिए। टू द इन्वेस्टर्स इट शुड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट थ्रू एडिक्वेट, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। मींस इनके पास जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस के प्राइसेस की लिस्ट पहुंचे या इंफॉर्मेशन पहुंचे, उसमें किसी भी तरह की
कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, रोजी पिक्चर्स कंपनी ने प्रेजेंट नहीं करनी, वॉट एवर एक्चुअली दे हैव इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट ओनली दे शुड डिस्क्लोज, मींस इनके साथ किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड इंटरमीडिएरीज के लिए क्या है, इंटरमीडिएरीज को जितनी फीस सेबी चार्ज करने को बोलेगा, जितनी कमीशन अंडरराइटर्स को बोलेगा, उससे ज्यादा एक सिंगल पेनी भी ये चार्ज नहीं करेंगे। और उनको स्टॉक एक्सचेंजेस के प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है उसके लिए ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह अरेंज किए जाएंगे। जिनको लाइसेंस मिलेगा सिर्फ वही इंटरमीडिएरीज स्टॉक एक्सचेंजेस में परफॉर्म कर सकते हैं। To the intermediaries, it should offer a competitive, professionalized and expanding market with adequate and efficient infrastructure. उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस में ही काउंटर्स दिए जाएंगे। उनके लाइसेंस मिलने के बाद उनका जो इंटरनेट का सिस्टम है मास्टर कंप्यूटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के साथ अटैच कर दिया जाएगा, सो दैट दे आर एबल टू रेंडर बेटर सर्विस, ताकि क्योंकि इंटरमीडिएरीज दे आर वर्किंग एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड द पब्लिक, तो दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं ये इंटरमीडिएरीज, ताकि ये दोनों पार्टीज को अच्छी तरह से सर्व कर सके। सो दिस इज द मेन पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। देन ही हैज बाइफरकेटेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी इनटू 3 पार्ट्स। That all is you are learning, but I will tell you certain trick कि कैसे याद करना है। Objectives of SEBI. Objectives of SEBI में पहले तो उसने एक जर्नल सा फ्रेमवर्क बनाया है, then he bifurcated into 3 parts: regulatory, development and protective. Regulatory functions है कि objective? These are functions, I think, not objectives. Objectives फिर से उसने पैराग्राफ में लिखे। Objectives and purpose are more or less same. That also I will read for you. Functions की जब मैं बात करूं तो functions को उसने 3 parts में बांटा है। One is what? Regulatory functions. Then we have development functions. And then we have protective functions. तीसरा, ठीक है जी। रेगुलेटरी मींस रेगुलेशन बेस्ड होगा, मींस यहाँ पे रूल्स की बात होगी और इसके मैक्सिमम पॉइंट्स आर से स्टार्ट होंगे, ये याद करने का ढंग बोल रही हूँ। और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी रिलेटेड टू न्यू इनोवेशन, नई पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस करना है ताकि हम एक कॉम्पिटिटिव एज दे सके दूसरी कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंजेस को, ठीक। और प्रोटेक्टिव, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ये सारे पॉइंट्स इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ठीक। ये बाद में करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव्स देखो। वी हैव 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, ये मैच करते होंगे मोर और लेस पर्पसेस से, ठीक है। तो हमने 3 पर्पसेस करे हैं, अब उसने 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। लेट्स रीड दैट 4 ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब फिर से यही है, व्हाई सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो, फर्स्ट, टू रेगुलेट, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपना कंट्रोल रखना, एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, ताकि स्टॉक एक्सचेंजेस किसी भी तरह की मैनिपुलेटिव एक्टिविटी में इंडल्ज ना रहे, उनका काम अच्छे ढंग से चले, उनको भी एक तरह का डर हो कि सेबी इज देयर हायर अथॉरिटी, कभी भी वो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंजेस भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं भाई, उनकी भी ऑडिटिंग होती है, तो सेबी एनी टाइम कैन डिमांड एनी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ दी स्टॉक एक्सचेंजेस। देन अगला, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्पस भी हम लोगों ने किया है, to protect the rights and interests of investors, particularly individual investor like you and me, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपनी स्मॉल सेविंग्स को स्टॉक एक्सचेंज में लगाया होता है, तो उनके पैसे डूबने नहीं चाहिए, उनको घर बैठे बैठाए अपने शेयर्स के प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके शेयर्स को प्रॉपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। देन टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस को रोकना, and achieve a balance between self regulation by the securities industry, ताकि securities industry means stock exchange अपने आप को self regulate करे, means जो rules and regulation उनके लिए बनाए गए हैं उन्हें खुद ब खुद follow करे, and statutory regulation जो legal इनके लिए rules हैं, law में लिखे हैं, उन्हें भी वो follow करे। then to regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediaries, intermediaries के लिए एक लिस्ट जारी करना do's and do nots की, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना, ताकि वो भी हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री को डेवलप करने में हमारी हेल्प करें, जहां तक जरूरत पड़े इन इंटरमीडिएरीज की ट्रेनिंग वगैरह भी अरेंज करता है सेबी, सो दैट द इन्वेस्टर शुड नेवर फील चीटेड इन द हैंड्स ऑफ दीज इंटरमीडिएरीज, ठीक है। The rest of the things we will continue tomorrow. Tomorrow there is a holiday due to Republic Day. So day after tomorrow, we will be continuing the next topic.